नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए अभी लोगों को कुछ और इंतजार करना होगा। खबर है कि प्रदेश में 18 मार्च यानी होली के बाद ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में होलाष्टक की बाधा फिलहाल दिखाई दे रही है। राज्य में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद पार्टी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होलाष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि होलाष्टक के कारण केंद्रीय पर्यवेक्षक भी उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिषीय गणना में होलाष्टक पर शुभ काम नहीं करने का चलन है, इसलिए बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन से बच रही है। तो उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में देरी हो सकती है। 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक होलाष्टक रहेगा, जिसकी वजह से अभी सरकार गठन नहीं हो पाएगा। और धन सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। धन सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हराया है। धन सिंह ने कहा, जनता ने शराब और पैसे बांटने वालों को चुनाव हरा दिया है और जनता ने पीएम मोदी के कामकाज पर मुहर लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जल्द ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है और 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई है। हमारे साथ इस वक्त राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे धन सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस को, उन्हें हराया है। ये हमारे 6-7 सीटें जो है 1000 से कम वोटों से रह गई, नहीं तो हम 50 से भी क्रॉस करते हैं। और जो मोदी जी ने उत्तराखंड में काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए इन 5 सालों में, लोगों ने उन विकास कामों पे मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता हमारी समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने एक बड़ा काम इस बार ये किया है कि दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, जो पैसे से वोट खरीदते उनको नकार दिया है, और जो पार्टी विकास करती है उस पार्टी को फिर सत्ता में दोबारा पहुंचाया है। तो अच्छी ये बात है कि लोगों ने विकास का चयन किया है। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर विधानसभा के लोगों ने तो बहुत ही कमाल किया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को वहां पटकनी दे दी। सर, कांग्रेस चुनाव में जितना बुरी तरह पिछड़ी, इतना उम्मीद कई जानकारों को, कई रणनीतिकारों को नहीं था। हवा कांग्रेस की थी पर अंडर करंट प्रधानमंत्री जी का था। क्या आप मानते हैं इसे? देखिए, हवा भी कांग्रेस की कहीं नहीं थी। कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है। कांग्रेस के पहली बार कांग्रेस में जो विधायक के टिकट हैं वो भी बेचे गए। और मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि पार्टियों में भी जो है कांग्रेस में ये हाल हुई है। और कई विधायक जो है उनने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि हमसे पैसे लिए गए हैं जब प्रत्याशी बनाए जा रहे थे। तो जो अपने लोगों से पैसे ला सकते हैं वो चुनाव कैसे जीते फिर? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार नेतृत्व है, विकास करने वाला नेतृत्व है। प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में बड़ा नाम है, पूरे विदेश में नाम है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जितने काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, जितने काम देश के लिए किए हैं, राष्ट्रीय हित के लिए किए हैं, जनता ने मोदी जी को देखा और भारतीय जनता पार्टी को देखा। सर, सरकार आपकी बन चुकी, बस अब सरदार तय होना है। और माना जा रहा है कि चूंकि थोड़ा होलाष्टक और खरमास के कारण शायद कुछ विलंब हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बार धन सिंह रावत जी भी सेवा देने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है, और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। उन्होंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस नाम पर मोहर लगाएगी हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे और एकजुटता के साथ बेहतर सरकार आगे 5 साल चलाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।
सुबोध उनियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि होलास्टक के चलते नई सरकार के गठन में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऑब्जर्वर के आने में फिलहाल समय लग सकता है। बीजेपी आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि नरेंद्र नगर से भी जीत कर आए हैं और इनका कार्यकर्ता भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर, इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्या लगता है इतने ही नंबर आ रहे थे या पार्टी जितना समझ रही थी उससे ज्यादा मिल गए? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने चुनाव से पहले भी लगातार कहा था कि कांग्रेस की प्रासंगिकता इस राज्य में खत्म हो गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो एक सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हरीश रावत, जो अनुभव में भी सबसे बड़े थे और संभवतः उम्र के भी सबसे उम्रदराज नेताओं में थे और जिनके बारे में ये था कि इनकी स्वीकार्यता प्रदेश में संभवतः सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से वो चुनाव उनका हारना और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना, और जब अगर आप देखेंगे 2017 की प्रचंड लहर में भी जो 11 लोग जीत के आए थे, उसमें से भी इस विधानसभा में 5-6 लोग नहीं रहेंगे। सर, इतना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिल गया, अब सरकार गठन में क्या पेच है? क्या होलास्टक और खरमास जैसी चीजें बाधा बन रही हैं? देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होलास्टक की बात चल रही है कि समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जो वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। क्या लगता है इस बार कुछ मुख्यमंत्री पद पर भी जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री बदलना, नए चेहरों को लाना प्रत्याशित निर्णय हुए, क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला हो सकता है? अभी देखिए कि जिस तरह से 3 चेहरों को वाली बात को लेके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, आगे जनता ने उसको ठुकरा दिया। जनता को इस बात पर विश्वास था कि नेतृत्व कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पे ही सरकार चलेगी और उसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें जीतने ली। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि होलास्टक एक बाधा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया जल्द होगी, पर सरकार का जो विधिवत फॉर्म होना है वो 18 के बाद ही होने के फिलहाल आसार हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। गणेश गोदियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर रही है। हार की जिम्मेदारी हरीश रावत के साथ मेरी नाकामी भी है। उन्होंने प्रदेश की जनता के सामने एक बेहतर सुनहरा विकल्प रखा है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी के साथ जनता के बीच गए, हमने जनता से कई वादे किए। हार की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लेता हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है। क्या इसकी वजह है? चूंकि पूरे कारण है, चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले दावा कर रही थी कि लगातार हम पूर्ण बहुमत की सरकार आएंगे। सर, क्या ऐसी कमी रह गई है जिसको आप मानते हैं? और आप पिछली बार 11 सीटों पर थे, इस बार 19 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। देखिए, हम इस बार में अभी मंथन करेंगे कि क्या कहाँ कमियां रह गई। मेरी दृष्टि में कमियां इस तरह की होती हैं कि एक कमी तो हमारे स्तर पर जो ठीक की जा सकती है, ऐसी कमियां होती हैं, और दूसरी कमी ऐसी होती है कि आप अपने हाथ में नहीं है। विपक्ष अगर कुछ गलत बातें चलाए, विपक्ष अगर कुछ गलत तथ्य पेश करके झूठा माहौल बना दे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों प्रकार की बातें रही होंगी, लेकिन हमारे स्तर पर जो कमियां रह गई हैं हम उसको ठीक करेंगे। सर, चूंकि जिस तरह से देखा गया था कि मोदी फैक्टर का कहीं ना कहीं लगातार चल रहा था और कहा भी ये जा रहा है, चूंकि अब लग भी रहा है कि एक साथ इतनी % बहुमत से बीजेपी कोई न कोई सरकार बना रही है, तो क्या इन 5 सालों में कहीं कांग्रेस ओवरऑल इन चीज़ों को ले नहीं पाई, कैच नहीं कर पाई? जनता के मुद्दे जो थे, बेरोजगारी को लेकर आपने कांग्रेस ने कहीं कमी नहीं की, कांग्रेस के प्रयास में कहीं कमी नहीं थी। पिछले 5 सालों से समय समय पर जब आवश्यक होता है, हमारे सदन हो चाहे सदन के बाहर के लोग हों कांग्रेस के, वो समय समय पर अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ में लाकर बातें बोलते हैं, संघर्ष करते हैं। हम नहीं समझा पाए, हमारी कमी रही। मोदी फैक्टर था, क्या था, इसका
हम मंथन करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। महज चंद वोटों से आप रह गए तो, और हरीश रावत जी एक बड़ी ठीक है, चंद वोटों से रहे चाहे भारी वोटों से रहे, बस मतलब सीमा वही है कि हम अंदर नहीं जा पाए, बस बात खत्म हो गई। हार हार है, जीत जीत है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुरियाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम चंद वोटों से ही हार गए, लेकिन हार है और जीत जीते, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार कांग्रेस को एक मजबूत दशा और दिशा जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो गए हैं। 5वीं राज्य विधानसभा के लिए 70 विधायक चुन लिए गए हैं। बीजेपी ने 47 सीटों पर सफलता पाई है। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। सकुशल चुनाव संपन्न कराने के बाद चुनाव आयोग भी खुश है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। सौजन्या ने देहरादून राजभवन में राज्यपाल को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में विजय हुए 70 प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपी। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लालकुआ सीट से हार गए। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही आदर्श आचार संहिता भी हट गई है। और उत्तराखंड में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना। मुख्यमंत्री के चयन प्रक्रिया के बाद जल्द होगा सरकार का गठन। सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी। तो बड़ी खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना और मुख्यमंत्री के चयन प्रक्रिया के बाद जल्द ही सरकार का गठन होगा। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल को दूसरी बार जीत हासिल हुई है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत के बाद सुबोध उनियाल मुनि की रेती पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री का भव्य स्वागत कर खूब नाच गाना किया। इस मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के बलबूते ही जनता ने उनको दोबारा सेवा करने का मौका दिया और वो इस बार भी जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे, साथ ही सभी वादों को पूरा करेंगे। ऋषिकेश सीट पर पिछले 15 सालों से विधायक और 5 साल से विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 19,000 वोटों से बम्पर जीत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने विजय रैली निकालकर लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी गुलाल के साथ होली खेलकर खुशी मनाई। इस दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दावा किया कि क्षेत्र में जल्द से जल्द विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बार गजब का उत्साह था। कल जब मैं अपना विजयश्री मुझे जब मिली, सर्टिफिकेट मिला, अब आप देखिए कि रायपुर जहाँ से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मतगणना चल रही थी, वहीं से हजारों लोग मेरे साथ थे। और मैं रात को 3:30 बजे शुरू होता हूँ चलना और 8:30-9 बजे घर पहुँचता हूँ, यानी कि छोटी सी दूरी को 5-6 घंटे लगते हैं। जगह जगह हजारों कार्यकर्ता और उत्साह के साथ जिस प्रकार से उन्होंने प्यार दिखाया, उत्साह दिखाया, और मैं तो बल्कि बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन आज हमारे ऋषिकेश के तमाम कार्यकर्ताओं ने अभी धन्यवाद के लिए एक कार्यक्रम रखा है। मैं उनका भी धन्यवाद पहले से ही कर रहा हूँ। नैनीताल विधानसभा सीट से सरिता आर्य ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी संजीव आर्य को कड़ी टक्कर देकर 7,890 वोटों से हराया है। वहीं जीत के बाद सरिता आर्य नैना देवी मंदिर पहुंची और मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से उन्हें जीत मिली है। आज जो मैं नैनीताल की विधायक चुनी गई हूँ, माँ नैना देवी और मेरे इष्ट पितरों की वजह से और माँ गोलजू का जो आशीर्वाद मुझे रहा, और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। मैं कांग्रेस में रहकर मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा दे रही थी, वो नारा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर सिद्ध कर दिया कि आप लड़की हो, लड़ सकती हो। तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और जनता जनार्दन ने जो मुझे ये जनादेश दिया है और मुझे विजय श्री प्राप्त हुई है। मैं आज अपनी सारी इस जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ता और जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ।
केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक शैला रानी रावत ने भी सिद्धपीठ कालीमठ और केदारनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और केदार घाटी के कई स्थानों का भ्रमण कर जनता का आभार भी जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया। वहीं नवनिर्वाचित विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि क्षेत्र की हर समस्या के निराकरण के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। खबर पौड़ी से, जहां बीजेपी की टिकट से जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार पौड़ी ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद वो विधानसभा के विकास कार्यों पर काम करेंगे और मुख्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। साथ ही लंबे समय से निर्माणाधीन चल रहे मुख्य बस अड्डे के काम को जल्द पूरा करवाना भी उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वे जनता के विश्वास को एक बार फिर पूरा करेंगे और 100% खरे भी उतरेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मुझे अपना अमूल्य समय दिया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं यहां से जनप्रतिनिधि के रूप में जो जनता ने मुझे अपार स्नेह और समर्थन दिया है, उसके बदौलत मैं विधानसभा यहां से विजय होकर जा रहा हूं और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, उनको करने के लिए तत्पर रहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं जैसे शपथ ग्रहण होगा विधानसभा का, उसके बाद मेरा अपना मनसा है कि मैं अधिकारियों के साथ में बैठक करके सबसे पहले यहाँ जो 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे नगर क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर जितनी सड़कें हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करूँगा। आप सभी। कदरपुर में कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन चुनाव हार गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने उन्हें 1120 मतों से पराजित किया, जिसके बाद प्रेमानंद महाजन ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं संग बैठक की और अपनी हार पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी की जीत को धनबल की जीत बताया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस में हुए भीतरघात का सीधा लाभ बीजेपी को मिला है। वहीं उन्होंने टिकट देने के लिए कांग्रेस का आभार भी जताया। चलो होगी जहाँ ये जो लड़ाई थी, धनमल के साथ लड़ाई थी, सामने वाला के पास बहुत आपके इलेक्शन लड़ने के लिए जो हथियारें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा हथियार तो इस समय जो देखा जा रहा है पैसा है और उनके पास भरपूर था। और प्रेमानंद महाजन के पास क्या था आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद भी प्रेमानंद महाजन को जितना प्यार मिला है, ये अपने आप में वो रिजल्ट ही कह रहा है कि प्रेमानंद महाजन हारा नहीं है। अब चूँकि अंक गणित है, फिर सत्ता पक्ष उनका पूरा दबाव शासन प्रशासन में भी था, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में दोनों तरफ से पथराव होने लगा। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से पथराव चलता रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर समर्थकों को तितर-बितर किया। पथराव में दोनों तरफ के आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई। मंगलौर सीट से बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी की जीत के बाद शुक्रवार को समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस लैंडोरा रोड पर पहुंचा तो कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थक जुलूस के सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो गई। हार से बौखलाए कांग्रेस समर्थकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हरिद्वार के रानीपुर में स्थित भेल की प्रमुख इकाई सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट में लगी भट्टी के क्षेत्र में शुक्रवार रात अचानक ताप बढ़ने के कारण वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की परत बन गई, जिसके चलते वहां मौके पर मौजूद 4 संविदा कर्मियों की हालत बिगड़ गई। चारों को तत्काल भेल के मुख्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर पैनल के अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
खबर मसूरी से, जहां ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गायनोलॉजिस्ट समेत फिजियोथेरेपिस्ट ने महिलाओं को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। साथ ही डाइट, फिटनेस, एक्सरसाइज और अन्य फिटनेस संबंधित विशेष बातें भी बताई। इसके अलावा महिलाओं को होने वाली ब्रेस्ट कैंसर, एनीमिया जैसी कई परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स कमल शर्मा ने बताया कि मसूरी में महिलाओं के स्वास्थ्य कैंप के लिए मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से 1 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया था। बेसिकली महिलाएं हमेशा अपना ऑफिस का काम करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, घर में बिजी रहती हैं, फिर इस तरह से वो अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर करने लगती है, उसके प्रति नेग्लिजेंट हो जाती हैं। तो मेरा आज यहाँ मसूरी की महिलाओं को ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन ने हमें इनवाइट किया था, तो उनको बेसिकली यही हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए कहा गया था। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया है कि आपको अपना लाइफ जो है बैलेंस करना है, ऑफिस और घर में जूझ के अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर नहीं करना है। तो उसके लिए कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ कैंसर प्रिवेंशन के जो टेक्निक्स हैं, जो आजकल मोडालिटीज़ हैं जो हम जानते हैं, वो उनको बताइए कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने मसूरी की महिलाओं को बताना चाहिए। कैंप हमने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगाया गया है, और ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कैंप हम समय समय पर कराते रहते हैं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी जानकारी होती है, लेकिन वो अपने लिए महिलाएं जो समय नहीं निकाल पाती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि उनको जानकारी दी जाए और उसके उपचार हेतु डॉक्टर उनको सलाह देंगे। मैक्स हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर आई हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है और दूसरी जो है डॉक्टर वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो महिलाओं के बारे में जानकारी देंगी, और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैक्स हॉस्पिटल में बुला के चेकअप करा सकती हैं, उसको हम सहयोग देंगे। हरिद्वार के KBR अम्बेडकर इंटर कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के मामले में कार्रवाई हुई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज में कई नियुक्तियां की गई थी, जिसके आधार पर शासन ने नियुक्तियों को निरस्त करने के मामले में आदेश दिए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए और मुकदमा भी दर्ज किया गया। अनुमोदित किया गया उसको, सक्षम अधिकारी ने अनुमोदित किया उसको। मैनेजमेंट के बारे में शिकायत है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन पर 120B, 420 और अन्य संगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यानी मैनेजमेंट ने एक फर्जी कूट रचित नाम के आधार पर ये अनुमोदन हासिल किया, मैनेजमेंट गठित किया, ग्रांट इन एड हासिल करने में तक अपने जगह किसी अन्य नाम का इस्तेमाल किया गया, पहचान पत्रों का। ये सब SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। उसी क्रम में जांच करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा और सचिव वित्त द्वारा इस स्कूल का जो ग्रांट इन एड का वो है, ये 7 जनवरी 2022 में ये खत्म कर दिया गया। खबर दिनेशपुर से, जहां राधाकांतपुर गांव में से खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां एक 19 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी शाम के समय कि राधाकांतपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया। पुलिस बल मौके पर गया तो लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिससे पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर सबको PM किया। और देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।